देखो जो SN2 में मैंने कल बताया था ना, उसमें थोड़ा सा दिक्कत है। क्या बताया था मैंने? मैंने ये कार्बन का लिया था, यहाँ पे हम लोग X लिए थे, ये अपना H था। मेरे को नहीं पता ये क्लास के साथ क्या है दिक्कत। यहाँ पे R डैश था और हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड किए थे हम, ठीक है। मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था न्यूक्लियोफाइल जो है वो फ्रंट अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है एक्स ग्रुप है, तो जिसके कारण यहाँ पे रिपल्शन जनरेट होगा और फिर यहाँ पे फ्रंट अटैक इतना ज़्यादा फिजिबल नहीं होगा। तो ये क्या करता है? बैक अटैक करता है। बैक अटैक करता है तो क्या होता है, मैंने क्या बोला था? इन्वर्शन प्रोडक्ट फॉर्म होता है अपना, इन्वर्शन प्रोडक्ट, यही बताया था। पर इन्वर्शन प्रोडक्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैच होगा, और जो एच है यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने बाद में करेक्ट किया था कि दिस बिकम्स आर डैश एंड दिस बिकम आर, ऐसा नहीं होता है। जो जहाँ पे पोजिशन है, याद रखना इन्वर्शन का मतलब ही यही होता है कि जो जहाँ पे पोजिशन है, जो सब्सटीट्यूएंट्स है अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल, वो वहीं पे रहता है, उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं होती है। इसको तुम बिल्कुल छाते वाले केस से कंसिडर करो। इसकी इन्वर्शन सिर्फ न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। बोलने का मतलब है कि अगर हमारा हैलोजन ग्रुप इधर फ्रंट साइड अटैच था, तो न्यूक्लियोफाइल उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, मतलब उसके उसके रेस्पेक्ट में न्यूक्लियोफाइल का इन्वर्शन होता है। जो बाकी सब्सटीट्यूएंट्स होते हैं उनके कोई चेंज नहीं होता। बोलने का मतलब है अगर डैश पे आर था तो डैश पे आर ही रहेगा, वेज पे आर डैश था तो वेज पे आर डैश ही रहेगा। इनके पोजीशंस में चेंजेस नहीं होते हैं। इन्वर्शन का मतलब ही यही होता है। इन्वर्शन होता है किसके रिस्पेक्ट में? न्यूक्लियोफाइल और हैलोजन के रिस्पेक्ट में, मतलब कि लिविंग ग्रुप। एक्स अपना क्या है? लिविंग ग्रुप है, यही बताया था। तो बोलने का मतलब है कि ये अगर फ्रंट साइड अटैच्ड है तो न्यूक्लियोफाइल विल कम बैक साइड। तो हम लोग जो इन्वर्शन बोल रहे हैं वो उसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ना कि बाकी सब्सटीट्यूएंट्स। अरे यार, इसको तुम ऐसे समझो कि हमारे पास एक की अम्ब्रेला है, ये ऐसा है, समझ में आ गया मैम। ठीक है। हॉरिजॉन्टल अम्ब्रेला बोल रहे हैं ना? हाँ, ऐसे नॉर्मल अम्ब्रेला, जैसे कि बारिश हो रही है और अम्ब्रेला है, ठीक है। इधर बैक साइड अटैक किया तो अम्ब्रेला उल्टा हो गया, ऐसा हो गया। बोलने का मतलब है ये कि अब यार लेफ्ट वाला तो लेफ्ट ही साइड है ना, राइट वाला राइट ही साइड है। बस यहाँ पे अटैच होने के बजाय वो पीछे से अटैच हो जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो इन्वर्शन प्रोडक्ट होता है, इसके चेंजेस नहीं होंगे। वो जो तुम चेंज करके बता रहे हो उसका बिल्कुल अलग सेंस होता है, उसको इनैंशियोमर्स बोलते हैं। नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑप्टिकल एक्टिविटी जब मैं पढ़ाऊंगी तब उसका अलग सेंस होता है। दैट्स वाई दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज। तो ये बात क्लियर रख लो कि जो हमारा प्रोडक्ट था वो इन्वर्शन प्रोडक्ट था। इन्वर्शन इन द सेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नॉट विद द सेंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू इट, ठीक है। बाइमोलिकुलर होता है। दूसरी बात हम लोगों ने इसमें क्या लिया था? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, जो कि हम लोगों ने यूज़ किया था इसके केस में बेसिकली एसीटोन। फिर तीसरा हमारा जो था ये कि इसमें जो तीसरा पॉइंट था कि हाँ, इसमें जो रेट होता है, रेट डिपेंड्स अपॉन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोल सकते हैं रेट इज इक्वल टू के इनटू दैट ऑफ द आर एक्स, मतलब सबस्ट्रेट, एज वेल एज ऑन न्यूक्लियोफाइल। तभी ये हमारा बाईमोलिकुलर हुआ था, क्योंकि 1 1 था, ठीक है। जो चौथी पॉइंट है वो है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखो क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है।
SN2 रिएक्शन में ध्यान देना कि जो रेट होता है, रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस SH। रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब क्या है? हमारे पास कोई CH3 X ग्रुप है, मैंने बोला ये पॉइंट को ध्यान से देखना, रेट जो है हमारा दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब बताओ हमारे पास कोई कार्बन है, यहाँ पे हमारा H जुड़ा है, मान लो यहाँ पे कोई X जुड़ा है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5, ठीक है। अब ये बताओ ये कितना ज़्यादा बल्कि है। यहाँ पे भी मान लो कोई दूसरा ग्रुप जोड़ देते हैं हम लोग, यहाँ पे भी CH3 जोड़ लो मान लो, ये बहुत ज़्यादा बल्कि है, इधर सारे ग्रुप्स इतने सारे हैवी ग्रुप्स अटैच्ड हैं। तो याद रखना जितने ज़्यादा हैवी ग्रुप्स अटैच होंगे न्यूक्लियोफाइल को कितना मुश्किल होगा यहाँ से अटैच करना। यार हिंड्रेंस तो जनरेट हो रहा है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, जो सब्सटीट्यूएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बल्कि है। बल्कि है बोले तो कि यहाँ पे हैवी हैवी ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, C2H5, CH3, CH3। अगर वही यहाँ पे हमारा H H H या X होता तो आराम से न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा SN2 रिएक्शन में बैक अटैक करता है। बैक अटैक करता है तो जब हमारा HH है तो ये इजिली अटैक मार लेगा, जबकि अगर हमारा CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, C2H ग्रुप जुड़ा हुआ है, C2H5, फिर से CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडीनेस है। क्राउडीनेस है बोले तो भीड़ भाड़ है, न्यूक्लियोफाइल को मुश्किल से यहाँ पे अटैक करने का मौका मिलता है। तो याद रखना कि जो रेट होती है इसके केस में, हाँ बच्चे देवेंद्र तुम बोल रहे हो ये तो कायरल कार्बन है ही नहीं, बहुत बढ़िया। SN2 रिएक्शन एक कायरल जरूरी नहीं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव हो उसके साथ ही हो सके। ऑप्टिकली इनएक्टिव मतलब कि अकायरल कार्बन के साथ भी हो सकता है, प्रोवाइडेड रेट का ही डिफरेंस हो सकता है। मतलब कि जो इन्वर्शन ऑफ प्रोडक्ट है वो इसमें उतना नहीं होगा, इन्वर्शन न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में होगा, मतलब कि होगा, रेट का बस डिफरेंस होगा कि जितनी ज़्यादा। मैंने ये बोला कि ऑप्टिकल एक्टिव जो है वो लोग को ठीक है वो कंसिडर करना है, ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ भी नहीं, जरूरी नहीं है। रेट जब करवाने आएगा, रेट जब करवाने आएगा तो तुमको कुछ भी दे सकता है। तो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी गंदी रेट, मतलब कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। भीड़ भाड़ है तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में दिक्कत होगा ना यार। रुको इसका सवाल देखते हैं। तो इसमें ये फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्राउड, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का सिर्फ इतना, तुम जो बोल रहे हो ना कायरल ए कायरल का सीन हो जा रहा है मैम, कायरल ए कायरल इंपॉर्टेंट है या नहीं है। अगर सारे कार्बन्स, अगर सारे उससे अटैच्ड अलग अलग होंगे तो उससे इन्वर्जन में होता है, मतलब कि इन्वर्जन प्रोडक्ट तब फॉर्म होगा। क्योंकि इसके केस में तुम किसी को भी कहीं पे भी रख दो, H कहीं पे भी जाए, उसमें जाए, मतलब वेज में जाए या डैश में जाए या सॉलिड लाइन में आए, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। जबकि जब तुम RS कन्फिग्रेशन निकालना सीखोगे ना तब तुमको समझ आएगा कि ये क्या होता है। ऐसे ऐसे करके अरेंज करते हैं, उसमें प्रोजेक्शंस फार्मूला होते हैं, न्यूमैन, सॉहर्स, ये सब पढ़ रखा होगा, तो उसमें डिफरेंस होता है। तो ये बात याद रखना ध्यान से कि जो SN2 रिएक्शंस हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने चाहिए। ये लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएंगे, तो उसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी द सेम एज दिस, मतलब कि कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा एज इन, ठीक है। तो मैं यही बोल रही हूँ। तो जो रेट है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब कि जितना क्राउडीनेस होगा उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना पीछे से, और उतनी मतलब उतना अच्छा रेट नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास है X CH3, इसकी रेट ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू CH3 CHHX। बोले तो ये कितना है, ये 1 डिग्री है ना अपना, क्योंकि कार्बन जो है हमारा, हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री है। तो तुम बोल सकते हो कि 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री में सबसे, फिर 3 डिग्री, और इससे भी ज़्यादा होगा हमारा CH3X, ये 0 डिग्री बोल सकते हो एक तरीके से।
हेलोजन है ना, CH3X, ठीक है। तो रेट स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी डिपेंड करता है, मतलब कि ये जो हमारा ये जो भी क्राउडीनेस जिसके कारण जनरेट हो रहा है, ठीक है। SN2 रिएक्शन की कभी भी अगर ऑर्डर लिखने आ गए कि तुम बता दो कि इसमें कौन सा रिएक्शन वो हो रहा है, तो उसमें तुम स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करोगे कि जिधर बहुत सारे क्राउडीनेस है उसमें रेट कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल उसको ढंग से अप्रोच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी भीड़ है। तो चौथा कहाँ पे आके अटैच होगा, होगा रिएक्शन जरूर होगा, बट उसकी जो रेट होगी कंपैरेटिवली दूसरों से कम होगी। इसमें डाउट है तो बोलो। अब देखो, एक जो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, एक फैक्टर और है, वो है लिविंग ग्रुप का। ये तो मैंने सबस्ट्रेट का बताया था अभी। ये क्या बताया था मैंने, सबस्ट्रेट मतलब कि जो हमारे पास हेलो एल्केन होगा उसमें जो आर ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया कि वो कैसे होना चाहिए था। अब जो है हम लिविंग ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे कि लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए। लिविंग ग्रुप मान लो हमारे पास है आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और है फ्लोरीन, ठीक है। अब बताओ कि अगर हमारे पास RI है, RBr, RCl और RF है, इन चारों में से सबसे अच्छा कौन सा दिखाएगा, मतलब कि SN2 रिएक्शन सबसे बढ़िया कौन सा दिखाएगा। लिविंग ग्रुप मैंने चेंज कर दिए हैं, सवाल है SN2 रिएक्शन की ऑर्डर, आई मीन रेट बताओ। कुछ नहीं है, देखो आयोडीन की साइज होती है बड़ी, एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयोडीन की साइज हो जाती है बड़ी इन दोनों के बीच में, और जैसे जैसे जाते हैं RF, F की साइज होती है छोटी, R के साथ अच्छी बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ज़्यादा अच्छे से अटैच्ड होगा, लीव करना मुश्किल होगा, छोटी साइज है अच्छे से अटैच्ड है, लीव करना मुश्किल होगा। देयरफॉर RI मतलब कि लिविंग ग्रुप अगर आयोडीन है, आयोडीन की साइज बड़ी है, एज वी मूव डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, आर के साथ इसकी उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, मतलब कि ये जल्दी से भाग जाएगा। याद रखना आयोडीन सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। क्यों होता है, साइज बड़ा होता है। तो जो SN2 रिएक्शन का रेट कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे तो ये डिपेंड्स अपॉन द लिविंग फैक्ट, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा है, आयोडीन लिविंग ग्रुप कभी भी दिखे अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच, तो याद रखना ये अच्छा SN2 रिएक्शन दिखाने लगता है। क्लियर है क्या ये? कुछ डाउट है तो बताओ, फिर से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि इसमें जो कंपैरिजन आता है, मतलब कि ऑर्डर लिखने आता है, वो सिर्फ इन दोनों फैक्टर को कंसिडर करके ही आता है। यहाँ पे ये वेज में है ब्रोमीन, तो देखो यहाँ पे जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो SPH नेगेटिव होगा, ठीक है, सल्फर के साथ है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है ना, क्योंकि इसके पास ये है। अब तुमको क्या करना है, तुमको चेंज करना है, यहाँ पे जो हमारा लिविंग ग्रुप है वो है ब्रोमीन, ये है लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या है अपना, ब्रोमीन है। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल पता चल गया ये है। न्यूक्लियोफाइल क्या करता है SN2 रिएक्शन में, हमेशा पीछे से अटैक मारता है, मतलब कि
ब्रोमीन के उल्टा अटैच होगा, तो यहाँ पे तुमको इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना होगा, मतलब कि अब वो डैश में आएगा, NO2 CH3 SPH। तो मैं यही बोल रही हूँ, यहाँ पे इन्वर्शन होता है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? सिर्फ न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में इन्वर्शन होता है, बाकी ग्रुप्स को कुछ नहीं करना है तुमको, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन क्या था हमारे पास? हैलोजन था याद, ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, और जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है यही तो होगा ना यार, डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे ये डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव के लिए ये इसको अट्रैक्शन है, डेल्टा पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन है, तो सबसे पहले तो तुम इससे न्यूक्लियोफाइल सेलेक्ट करो कि क्या होना चाहिए। ये जाएगा यहाँ पे, अटैक मारेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा। लिविंग ग्रुप जिधर आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तभी तो हम लोग बोलते हैं ना इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्शन होगा तो क्या, इसका मतलब है कि ये सामने है, ये वेज वेज जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हम लोगों को, वेज का मतलब है कि ये सामने है। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, इसीलिए हम लोगों ने इसको डैश से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, डैश SPH। ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो इधर आके अटैच हो गया। क्लियर है कि? और कोई कोई भी पॉइंट अभी तक जो मैंने बताया जो क्लियर नहीं है वो बोलो एक बारी। सारे पॉइंट्स बता दिए मैंने इसमें, जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो लोग बता दो। तो याद रखना। नो मैम। याद रखना SN2 रिएक्शन में जो रेट होता है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। बाईमोलिकुलर मतलब कि ऑर्डर जो है इसकी 2 है, 2 है मतलब कि ये न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज RX, मतलब कि जो हमारा सबस्ट्रेट है दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसमें जो हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। इफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज टेकन, इन्वर्शन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ठीक है। रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी कम रेट। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप, मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ लिविंग ग्रुप, आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन या जिसमें से कोई भी आ जाए। तो आयोडीन होता है हैवी, हैवी मतलब कि साइज़ बड़ा, तो वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, फट से भाग जाता है। तो इतनी पॉइंट्स याद रखना, SN2 रिएक्शंस के सवाल हो जाए। दिक्कत है तो बोलो, कुछ समझाना हो वापस से। याद रखना SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, और सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसमें पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बनता है विच इज़ वेरी अनस्टेबल, एंड ये थ्रू आउट द रिएक्शन ही बन जाता है, मतलब कि बहुत कम टाइम के लिए बनता है, और रिएक्शन के बीच में ही सोचो, अब ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उसी के बीच में ये फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये भी पता होना चाहिए। देखो, अब जो हम दूसरा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो है अपना SN1, ठीक है। SN1 में जो S है वो सब्सटीट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे 1 जो है अपना मॉलिक्यूलैरिटी बता रहा है, वो हमारा 1 है, ठीक है। कैसे होगा मैं बता दूंगी। जैसे उस केस में बाई मॉलिक्यूलर था,
बोलने का मतलब था कि रेट जो था वो हमारा न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा था, इसीलिए दोनों का कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था ना, 1 1। तो मॉलिकुलैरिटी और ऑर्डर दोनों ही उधर 2 था SN2 के केस में, जबकि इसके केस में मॉलिकुलैरिटी 1 आता है। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है देखो, देखो ये हमारे पास मैंने ऑप्टिकली एक्टिव कोई कंपाउंड लिया है, क्योंकि इसके चारों वैलेंसीज अलग अलग हैं, H R R डैश और X। ठीक है, आराम से समझना, यहाँ पे भी मैंने एक ऑप्टिकली एक्टिव से समझा रही हूँ। ठीक है, इसके केस में भी जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकली एक्टिव के साथ ही हो, कोई भी के साथ हो सकता है। न्यूक्लियोफाइल मैंने डाला, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगा, मतलब कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पे ये निकलेगा। इसका पूरा मैकेनिज्म मैं बताऊंगी, पर यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, ना कि इन्वर्शन प्रोडक्ट जैसे कि SN2 रिएक्शन में होता था। याद रखना, बता रही हूँ रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। पहले ये देखो कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो हमारा रेसिमिक मिक्सचर होता है, ना कि इन्वर्शन प्रोडक्ट एज इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है देखो, इसका पूरा मैकेनिज्म मैं बताऊंगी। एक होता है रिटेंशन प्रोडक्ट, रिटेंशन, और एक होता है हमारा इन्वर्शन प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है इसमें, एक होता है इन्वर्शन प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट, एक होता है इन्वर्शन प्रोडक्ट। रिटेंशन प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे बना रही हूँ मैं। रिटेंशन प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता है, R डैश यहाँ पे अटैच हो जाएगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैच हो गया। बोलने का मतलब है कि जब हमारा SN1 रिएक्शन होता है, SN1 रिएक्शन होता है तो जो हमारा प्रोडक्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है वो होता है रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म। अब सवाल उठता है कि रेसिमिक मिक्सचर होता क्या है। रेसिमिक मिक्सचर मतलब कि यहाँ पे मिक्सचर की बात हो रही है, यहाँ पे मतलब दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, एक होगा रिटेंशन प्रोडक्ट, एक होगा इन्वर्शन प्रोडक्ट। अब रिटेंशन और इन्वर्शन क्या बोल रहे हैं, रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन, इन्वर्शन ऑफ कन्फिग्रेशन। बोलने का मतलब यह है कि अगर हमारा हैलोजन यहाँ पे प्रेजेंट है तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो बिल्कुल फ्रंट अटैक मारेगा उसी साइड से जिधर हैलोजन है अपना। हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो बिल्कुल फ्रंट अटैक मारेगा उधर साइड से ही जिधर हमारा हैलोजन है, मतलब कि लिविंग ग्रुप है, दिस इज लिविंग ग्रुप। तो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है ये, और इसमें जो हमारा कन्फिग्रेशन है वो बिल्कुल जैसा हमारा रिएक्टेंट था उसी के जैसा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं रिटेंशन। इंग्लिश के वर्ड्स पे ध्यान दो, रिटेंशन मतलब कि बिल्कुल रिटेन करना, जो था वो है। अभी भी न्यूक्लियोफाइल उसी जगह पे आके अटैच हुआ है जहाँ पे हमारा पहले हैलोजन था। जबकि इन्वर्शन प्रोडक्ट, इन्वर्शन प्रोडक्ट में होगा हमारा बैक साइड अटैक, मतलब पीछे से आएगा। मैकेनिज्म मैं पूरा बताऊंगी अभी, इसका इसका मैकेनिज्म अलग है थोड़ा। इसमें बस ये होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से आया है, पीछे से आया तो हमारा केस क्या हो जाएगा, H। इन्वर्शन में यही होगा बस कि जो जहाँ पे था वो वहीं पे है, और ये हमारा बन गया R डैश। याद रखना ये दोनों बिल्कुल एकदम मिरर इमेजेस होते हैं। न्यूक्लियोफाइल के सामने न्यूक्लियोफाइल, ये लोग पीछे पीछे, जब मिरर में देखोगे तो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। तो जो रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्शन प्रोडक्ट होते हैं वो लोग एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। बोलने का मतलब है कि अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज को मैंने प्लस से दिखाया है, तो ये जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि ये इसका कन्फिग्रेशन बिल्कुल अलग है, उल्टा है ये। तो क्या हो जाएगा, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि आपस में ये दोनों कैंसल आउट कर देते हैं। अगर मान लो कोई 50 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट कर रहा है, तो जो दूसरा वाला प्रोडक्ट होगा मिक्सचर में, वो उसको 50 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो क्या प्लेन पोलराइज लाइट वापस उसी जगह में नहीं आ जाएगा? तो बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बनाता है। मैं वापस से समझाऊंगी। अभी बस ये देखो कि हमारे पास था, ध्यान से देखना अब, हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्या, SN1 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है। S का मतलब है सब्सटीट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब मॉलिक्युलरिटी 1 बता रहा है, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने वापस से एक ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लिया है। व्हाई दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव? क्योंकि दिस इज कायरल। कायरल को स्टार से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऐसे, कायरल कार्बन है ना। कायरल कार्बन क्यों है? क्योंकि इसमें जो सारे ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है, ये। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन मैंने पहले ही पढ़ाया है, उसमें मैंने ये बोला है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव जनरेट होता है, और न्यूक्लियोफाइल को चाहिए होता है हमें, हमारे पास क्या, पॉजिटिव चार्ज। अफेक्शन किसके लिए होता है न्यूक्लियोफाइल को? पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो ये चाहता है कि पॉजिटिव पे अटैक करें। SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म बिल्कुल डिफरेंट होता है। बस मैं यहाँ पे अभी फंडामेंटल्स यूज कर रही हूँ कि न्यूक्लियोफाइल काम क्या करता है। तो जब ये अटैक मारता है तो यहाँ पे हमारा रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, अनलाइक SN2 रिएक्शन इन विच इन्वर्शन प्रोडक्ट वॉज फॉर्म्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल बनता है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी रेसमिक मिक्सचर। अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर मतलब कि मिक्सचर है, उसमें दो टाइप के अलग अलग मिक्सचर, मतलब क्या, 2 और मोर सब्सटेंस व्हेन एडेड, यही है ना, अलग अलग टाइप के। तो रिटेंशन और इन्वर्शन होते हैं दो प्रोडक्ट्स। अब रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता। रिटेंशन का मतलब है रिटेन करना। रिटेन करना मतलब जिधर पहले लिविंग ग्रुप अटैच था, न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल उधर ही से अटैक मारेगा और हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट आएगा। मतलब कि कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी, जैसा बिल्कुल हमारा सबस्ट्रेट था बिल्कुल वहां से बस एक्स निकला है और न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हो गया है। कन्फिग्रेशन अभी भी सेम है। जबकि जबकि इन्वर्शन प्रोडक्ट में ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक मारेगा, पीछे से अटैक मारेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ये होगा, HRR-। मतलब कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया है तो इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो अपोजिट हो जाएगी एज कंपेयर टू दी ओरिजिनल कंपाउंड वी वर हैविंग। ठीक है, तो ये हुआ रिटेंशन, ये इन्वर्शन, ये। अब देखो मैंने क्या बोला, ऑप्टिकली इनएक्टिव है जो प्रोडक्ट है हमारा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि जो हमारा रिटेंशन प्रोडक्ट है वो प्लेन पोलराइज लाइट को पॉजिटिव मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जबकि जो हमारा इन्वर्शन प्रोडक्ट है वो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो यार एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मिलकर जीरो ही तो बनाएंगे, जीरो बनाएंगे तो क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना। मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट अभी भी यूनी डायरेक्शनल है, जिस डायरेक्शन में पहले था उसी डायरेक्शन में अभी भी है। तो क्या चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ ना। तो यही है, SN1 रिएक्शन में ये होता है। इसमें दिक्कत किसी को तो बताओ अभी। मैम स्टेबल कौन है मैम दोनों में? अरे 50-50% फॉर्म होता है सावेज। पूछ रहे हो ना तुम, स्टेबल कौन सा है? रेसमिक मिक्सचर है बच्चे, दोनों 50-50% फॉर्म होता है। मतलब कि प्रोडक्ट में 50% ये फॉर्म होगा, 50% ये।
अभी हम इसका इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो समझ आ जाएगा। स्टेबल है तभी तो दोनों फॉर्म हो रहे हैं, नहीं तो एग्जैक्टली, दोनों 50-50% में फॉर्म हो रहा है। मेजर माइनर का यहाँ सीन नहीं होता, यहाँ पे कोई सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे रेसमिक मिक्सचर होता है। ठीक है, रिटेंशन प्रोडक्ट और इन्वर्शन प्रोडक्ट आपस में दोनों मिरर इमेजेस होते हैं, ये भी बात याद रखना। आपस में दोनों क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होते हैं। ये सब बच्चे आ क्यों नहीं रहे यार, इंपॉर्टेंट है यार क्लास ये। 5 बच्चे हैं बस। और शशिता, साविश, शाश्वत और जो भी है, अल्फिया। इतना ज्यादा है क्या सिलेबस टेस्ट का? तुम लोगों को भी तो नहीं जाना है ना, बता दो एक बारी। मैम इतना लोड नहीं है हमारे ऊपर, क्लास में आना पड़े। जो भी है छोड़ो, तो फिर हम तो अब देखो पढ़ेंगे टिल द एंड, ठीक है। अभी यहाँ पे है हमारे पास सब, क्या करना है अब हम लोग को, मैकेनिज्म देखना है। मैकेनिज्म ऑफ SN1, ठीक है। इसमें क्या है देखो, इसमें ये मैंने बताया था, जो SN2 रिएक्शन होती है वो होती है हमारी सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। जबकि SN1 होती है 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। 2 स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड करता है। इसमें देखो सबसे पहले क्या होता है, स्टेप 1, ऑर्डर्स। याद रखना SN1 रिएक्शन में एक पॉइंट जो मैंने मिस किया है वो है यहाँ पे कि हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं। पोलर प्रोटिक, उसमें हम यूज करते थे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें हम यूज करेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब जिसके पास पोलैरिटी भी हो, प्रोटोन मतलब कि हाइड्रोजन देने के लिए कैपेबल भी हो। देखो ऐसे, वाटर, वाटर है पोलर, पोलर क्यों है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, पोलैरिटी जनरेट हुई, टूटता किसमें है, OH नेगेटिव और H प्लस, मतलब कि ये हाइड्रोजन प्लस भी है इसके पास, ये प्रोटोन। तो इसके पास प्रोटोन भी है और इसके पास पोलैरिटी भी है। तो SN1 रिएक्शन में जो हम सॉल्वेंट यूज करते हैं वो होता है अपना पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। स्टेप 1 में क्या होता है देखो, स्टेप 1 में हमारे पास ये है सबस्ट्रेट, हेलो एल्केन जो भी है, ठीक है। इसमें अभी हम लोग को फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल हम नहीं लाते हैं। कौन आता है, H2O। ये हमारा कौन है, सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्वेंट में हम डालते हैं अपना सबस्ट्रेट। ये क्या काम करता है, ये काम करता है बॉन्ड ब्रेकिंग का। यहाँ पे है डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। जब हम इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालते हैं तब क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का काम यही होता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जनरेट हुआ है तो जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है वो बॉन्ड ब्रेकिंग का काम करता है, बॉन्ड ब्रेकिंग, इसीलिए इसमें हम लोग ये सबसे पहले डालते हैं, ब्रेकिंग, ठीक है। बॉन्ड ब्रेकिंग का काम करता है कौन, हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो याद रखना फर्स्ट स्टेप में हम अपना एक्चुअल न्यूक्लियोफाइल लेके नहीं आए हैं, दिस इज व्हाट इज अवर सॉल्वेंट। बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या होगा,
कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, लिविंग ग्रुप अपने आप लीव कर दिया, यही होगा। क्या बोला मैंने? फर्स्ट स्टेप में हमारा जो सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो सबस्ट्रेट में जनरेट हो गया है उसको बॉन्ड ब्रेकिंग में मदद करता है, बॉन्ड ब्रेकिंग को मदद करता है, तो दिस बिकम्स अपना कार्बोकेटायन, क्योंकि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ये लेके चला जाता है, इसके पास हो जाती है डेफिशिएंसी, तो ये हो जाता है अपना, तो इसको कंसिडर कर सकते हो एच, आर और आर डैश। ये क्या है? कार्बोकेटायन है। तो याद रखना ये जो चारों, ये तीनों जो ग्रुप्स हैं वो एक प्लेन में आ जाते हैं। अब वो कोई अबव द प्लेन, अब वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है, अब ये हमारे पास ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। सौरभ केला, ये कौन है? पार्टिसिपेंट्स, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, ये ब्रेक किया, उसके बाद हमारा यहाँ पे ये कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ। जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है उसकी अब जो ज्योमेट्री है दैट बिकम्स ट्राइगोनल प्लेनर। तीन वैलेंसीज इसको जुड़े हुए हैं, इतना तो पता ही होगा यार, ये तो सब प्लेन में आ जाते हैं, ऐसे हो जाता है। बोलने का मतलब है कि इसमें जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं वो सारे प्लेन में आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद, बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद जो हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ है, जैसे कि वहाँ पे क्या फॉर्म होता था, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट, यहाँ पे हमारा ट्राइगोनल प्लेनर कार्बोकेटायन फॉर्म होता है, एंड ऑल दी वैलेंसीज मतलब कि आर, एच और आर डैश जो भी ग्रुप्स थे वो सब एक प्लेन में आ जाते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब यही होता है, कार्बोकेटायन का यही तो होता है, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है ना इसकी, तो ये प्लेन में आ गया है और एक्स नेगेटिव हमारा बाहर निकल जाता है। तो जो स्टेप वन होता है हमारा वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। अभी अभी न्यूक्लियोफाइल की एंट्री नहीं हुई है। समझ आ गया तो बता दो, नहीं आया तो बताओ, वापस से रिपीट करूंगी। मैम समझ गए। समझ गए? वंस मोर मैम, ठीक है, न्यू पेज में बता रही हूँ मैं। देखो साविज, देखो ध्यान से देखो, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है ना बच्चे, SN1 रिएक्शन में, हर्ष कुछ बोल रहे हो? तो मैम गलती से करके। ठीक है, देखो शारिज, यहाँ पे जो हमारा स्टेप वन होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इन SN1 रिएक्शन। अभी तक यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की एंट्री नहीं हुई है। स्टेप वन में सिर्फ और सिर्फ हमें सबस्ट्रेट की जरूरत होती है। ये सबस्ट्रेट है ना अपना हेलो एल्केन जो भी है, हेलोजन ये है अपना एक्स, और यहाँ पे पोलैरिटी डिफरेंस न्यूक्लियोफाइल में जनरेट, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, अब यहाँ पे एक्स है और सी है, तो ऑब्वियस है ना यार कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने साइड खींचेगा एक्स। यहाँ पे जनरेट हुआ डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। अब
याद रखना, जो भी हमारे पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं उनका काम, उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ये सब इतनी अच्छी होती है कि जैसे ही उसमें सबस्ट्रेट को हम डालते हैं तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन में लग जाते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे एक्स नेगेटिव इसको खींच रहा है, ये बॉन्ड ऑलरेडी वीकर है, वीक होते जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स की तरफ ज़्यादा अलाइंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। तो जो हमारा यहाँ पे H2O है, सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सॉल्वेंट तो वो क्या करता है, इसको बॉन्ड ब्रेकिंग में मदद करता है। अभी ये हमारा स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, ठीक है। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेकिंग में जाता है, हमारा क्या होता है कि ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स नेगेटिव लेके चला जाता है, इसके पास बच जाती है